मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम अफ्रीका महाद्वीप का उदय एवं विश्व राजनीति पर इसका प्रभाव विषय के रूप में अध्ययन करना चाहेंगे। अफ्रीका एक देश या महादेश या प्रदेश नहीं होकर के एक महाद्वीप है और जिसे हम डार्क या अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसके पीछे कारण है कि अफ्रीका महाद्वीप का परिचय संपूर्ण विश्व से सबसे बाद में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई विश्व राजनीति की स्थायी कोई घटना है तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का स्वतंत्र होना या अफ्रीका महाद्वीप का स्वतंत्र होना, क्योंकि 19वीं शताब्दी के दौर से पहले और उसके कुछ समय बाद तक अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर एक जलमार्ग में सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य या अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर अपना आधिपत्य या साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा आधिपत्य स्थापित किया गया, जिनमें प्रमुखतः इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, डच, पुर्तगाल और अंतिम जो स्वतंत्र राष्ट्र जो था अफ्रीका का अबिसीनिया, उसके ऊपर भी 1936 में इटली द्वारा आधिपत्य स्थापित करके संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप को उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के अधीन कर लिया गया। जैसे विश्व राजनीति में कुछ परिवर्तन हुए या यूँ कहें कि विश्व राजनीति में बदलाव का जब दौर आया तो उसका प्रभाव भी अफ्रीका के नवजागरण पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। जैसे 19वीं सदी को हम यूरोपीय सदी के नाम से जानते हैं तो द्वितीय 20वीं सदी को हम एशियाई या अफ्रीका सदी के नाम से जानते हैं। इसके पीछे कारण है जो अफ्रीका के जागरण के जो कारण हैं उनमें प्रमुखतः हम लेते हैं अफ्रीका का राष्ट्रवाद, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप में रंगभेद की नीति के आधार पर साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा श्वेत और अश्वेत की भावना के आधार पर, रंग रूप के आधार पर जो अमानवीय व्यवहार किया, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया, उसके परिणामस्वरूप अफ्रीका में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और धीरे धीरे अफ्रीका अपने राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सम्मान के प्रति आंदोलन के रूप में सक्रिय हुआ। इसी के सहायक के रूप में जो कार्य किया वो था अफ्रीकाई विद्रोह या अफ्रीकाई एशियाई विद्रोह या एशियाई राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थात एशिया महाद्वीप में उस समय स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि एशिया के राष्ट्र अब धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे, क्योंकि एशियाई राष्ट्रों के यहाँ स्वतंत्रता के लिए तीव्र गति से आंदोलन चलने लगे। अतः इससे प्रभावित होकर के अफ्रीका महाद्वीप में भी आंदोलनों की या स्वतंत्रता के आंदोलनों की रूपरेखा तैयार होने लगी। इस रूपरेखा में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अहम भूमिका निभाई थी।
उन्हीं के प्रयासों से अफ्रीका महाद्वीप में रंगभेद की नीति के प्रति एक क्रांतिकारी बदलाव आया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी अफ्रीका के नवजागरण में एक अहम योगदान प्रदान करती है, क्योंकि अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य है विश्व शांति, मानवाधिकारों की रक्षा या विश्व जो बंधुत्व की भावना वाली बात की जाती है उसके विरोध में थी। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी अफ्रीकाई स्वतंत्रता के आंदोलनों को या नवजागरण के लिए जो भूमिका बनी उसमें अहम योगदान दिया। अतः यूएनओ के प्रयास से अफ्रीका में स्वतंत्रता की बहार आई। इसके दूसरा जो पक्ष है उपनिवेशवादी शक्तियों का कमज़ोर हो जाना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध दो महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं घटी जिनसे साम्राज्यवादी ताकतें कमज़ोर होने लगी, अर्थात कमज़ोर हो गई। उनका सैनिक बल और उनकी आर्थिक ताकत दोनों ही इससे बिखर गई। साथ ही साथ यूरोप का लिंग अनुपात विशेष रूप से प्रभावित हुआ, अर्थात यूरोप में लिंग अनुपात के आधार पर जो भेद उत्पन्न हुआ, अर्थात महिलाओं की संख्या अत्यधिक हो गई, जबकि पुरुषों की संख्या दोनों विश्व युद्धों में अत्यधिक क्षति के परिणामस्वरूप इसका अनुपात बहुत ही कम हो गया था। इसलिए अपने साम्राज्यवाद को सुरक्षित रखना अब इन महाशक्तियों के नियंत्रण में नहीं रहा। इसके अलावा साम्यवाद के प्रति आकर्षण, अर्थात 1917 में संयुक्त जो सोवियत संघ के यहाँ जो साम्यवादी क्रांति हुई उसके परिणामस्वरूप विश्व में साम्यवाद की स्थापना हुई और साम्यवाद के माध्यम से संपूर्ण विश्व में एक समानता की, स्वतंत्रता की या विकास के प्रति जो भावना उत्पन्न हुई, उसी के कारण अफ्रीकन राष्ट्र भी साम्यवाद के प्रति आकर्षित होने लगे और साम्यवाद वहाँ पनपने लगा। अतः अफ्रीका में अल्जीरिया हो, ट्यूनीशिया हो, पश्चिमी अफ्रीकाई देश हों, वहाँ पे साम्यवाद ने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अफ्रीका के नवजागरण में इन महत्वपूर्ण घटनाओं ने अपना विशेष योगदान दिया। इसके साथ ही विश्व राजनीति में अफ्रीका के नवजागरण का क्या प्रभाव पड़ा, यह एक बिंदु है। इसके भी विशेष प्रभाव एवं महत्व हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रथम विषय के रूप में ले सकते हैं उपनिवेशवाद पर तीव्र प्रहार हुआ, अर्थात अफ्रीकाई नवजागरण एवं एशियाई नवजागरण के परिणामस्वरूप अब लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों में साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की जड़ें बची हुई थी। अतः एशियाई और अफ्रीकन नवजागरण के परिणामस्वरूप लैटिन अमेरिकी राष्ट्र या अन्य कहीं भी जहाँ साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद स्थापित था उसको अब बनाए रखना संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि संपूर्ण विश्व से साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को ख़त्म किए जाने की ज़ोर शोर से मांग उठने लगी। दूसरा आता है जातिवाद, रंगभेद जैसे मुद्दे विश्व मंच पर उठने लगे, अर्थात विश्व के वो महत्वपूर्ण संगठन
जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे गुटनिरपेक्ष संगठन हो, चाहे कोई भी ऐसा संगठन जहाँ पर जातीय भेद, रंग भेद तथा श्वेत अश्वेत के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध जोरदार तरीके से आवाज़ें उठने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप रंग भेद को, नस्ली भेद को एक अमानवीय कृत्य माना। तीसरा बिंदु आता है संयुक्त राष्ट्र संघ में संख्या बल की वृद्धि हुई। अर्थात जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उस समय इसके सदस्यों की संख्या, जैसे हम कहेंगे 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, उस दौरान इसके सदस्यों की संख्या 51 मानी जाती है। परंतु अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इसके सदस्यों की संख्या 193 है। जैसे ही एशियाई राष्ट्र और अफ्रीकन राष्ट्रों में नव जागरण की जब बहार आई तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती गई और संयुक्त राष्ट्र संघ में विकासशील राष्ट्रों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भी एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों का विशेष समर्थन और सहयोग मिला। अर्थात 1961 में नासिर, नेहरू, टीटो के संयुक्त प्रयास से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की और इसके सदस्यों की संख्या जो अधिकतर रही वो एशियाई राष्ट्र और अफ्रीकन राष्ट्रों की रही। ये वो राष्ट्र थे जो अभी अभी नव स्वतंत्र हुए हैं। यहाँ साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का हाल ही में अंत हुआ है। अतः गुटनिरपेक्ष संगठन भी विश्व शांति में महती भूमिका निभाता आया है और हम देखते हैं कि अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वास्तविक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे हैं वो अफ्रीकन राष्ट्र ही कर रहे हैं। इसके अगवा राष्ट्रों में रहा भारत पिछले कुछ समय से इसकी कार्यशैली से अपने आप को दूर करने में लगा हुआ है। कारण भारतीय विदेश नीति अमेरिकन विदेश नीति के संपर्क में लगातार बढ़ती जा रही है और संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी सूरत में गुटनिरपेक्ष संगठन को मजबूत नहीं होने देना चाहता। चौथा विषय आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वर्तमान में केंद्र अफ्रीका महाद्वीप बना हुआ है। इसके पीछे मूल कारण है अफ्रीकाई राष्ट्रों में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार होना। इसके साथ एक और समस्या जो यहाँ उत्पन्न होती है और विश्व राजनीति को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसमें अफ्रीकाई राष्ट्रों की समस्याएं, जैसे कांगो समस्या हो, नाइजीरिया का गृह युद्ध हो, अफ्रीका की काले गोरे की समस्या हो या रोडेशियाई समस्या हो, इथोपिया या सोमालिया का विवाद हो या फिर यूँ कहें कि अंगोला की समस्या हो। इन सभी विवादित मुद्दों की वजह से संपूर्ण विश्व राजनीति अफ्रीका की ओर घूम जाती है और अंतिम जो प्रभाव रहा वो रहा राष्ट्रमंडल के स्वरूप में परिवर्तन। अर्थात राष्ट्रमंडल एक वह संगठन है जिसकी स्थापना 1931 में इंग्लैंड के द्वारा अपने अधीन अपने साम्राज्यवाद के अंतर्गत रहे उन राष्ट्रों को सदस्य के रूप में मान करके की गई थी, जिसकी अध्यक्षा इंग्लैंड की महारानी को माना जाता है। भारत भी इसका एक सदस्य है
और राष्ट्रमंडल में अफ्रीका महाद्वीप के अधिकतर देश सदस्य बने हुए हैं। इसलिए इसके स्वरूप का जो परिवर्तन आया है उसके पीछे कारण है अफ्रीकन राष्ट्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होना। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व राजनीति में अफ्रीका महाद्वीप का उदय होना एक क्रांतिकारी घटना है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो एशिया और अफ्रीका विश्व राजनीति को अपने और आकर्षित करने में लगे हुए हैं। इसके पीछे मूल जो कारण है, यहाँ व्यापार के केंद्र हैं, विकास की संपूर्ण संभावना है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए मूल मुद्दे भी हैं। इसलिए आज एशिया और अफ्रीका संपूर्ण विश्व की राजनीति के केंद्र बने हुए हैं। धन्यवाद।